चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी क्लास 9 के 4 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो हम इसमें देखेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में। इस चैप्टर के पहले अवलोकन के बारे में देखें। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर भी निर्भर करता है। तो देखते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। तो जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु की जरूरत है, लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक बढ़ के है। और खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। जैसे पहला है कि खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। दूसरा है पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। तीसरा है सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए भी धन उपलब्ध हो। और किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित हो सकती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। दूसरा, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। तीसरा, खाद्य की उपलब्धता में कहीं भी कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। उसके बाद देखते हैं खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है खाद्य सुरक्षा के। तो समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलें के खराब होने से पैदा होती है, अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। जैसे कि एक घटना है 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारित खाद्य पदार्थों के सदैव पर्याप्त उपलब्धता। उसके बाद अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़कर और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुए। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। और इसके अतिरिक्त इस जो घोषणा किया गया इस सम्मेलन में, तो इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। तो उसके बाद किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है इसके बारे में देखेंगे कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति भी बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाले महामारियों और भूखमरियों से उत्पन्न कमजोरी से लोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण उत्पन्न हो सकती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह था 1943 का बंगाल का अकाल था। और इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। जैसे कि एक दिया गया है कि आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए थे, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। जो बंगाल की अकाल पड़ा था उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे तो चावल की कीमतों में वृद्धि से खेतीहर मजदूर, मछुआरे जो थे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। और इस अकाल में सबसे अधिक वही लोग मरे थे।
एक परियोजना कार्य भी दिया गया है कि भारत में अकाल संबंधी अन्य सूचनाएं एकत्र आप कर सकते हैं। और जैसे भारत में भारत में बंगाल जैसा अकाल पुण्यतः कभी नहीं पड़ा, वहीं पड़ा था जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों के कारण भी खाद्य में भी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 था, इससे कोविड-19 का विपरीत प्रभाव पड़ा देश में और पर लोगों के आवागमन पर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद देखते हैं खाद्य असुरक्षित क्यों है। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। जैसे कि भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर करते हैं, फिर पारंपरिक दस्तकार, फिर उसके बाद पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, और उसके बाद अपना छोटा मोटा काम करने वाले जो कामगार होते हैं और निराश्रित तथा भिखारी होते हैं वो लोग। और शहरी लोगों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार है जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। वे कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतने कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। जैसे कि रामू की कहानी से दिया गया कि रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है और उससे का सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है और वह भी गांव के सरपंच सत्यपाल सिंह से पशुओं को देखभाल करने वाले पाली के रूप में भी काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां भी है, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते हैं। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने में उसकी मदद करती है और उसने अपने रोजाना काम करने के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पक्का खाना भी मिल जाता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में भी काम करती है और उन्हीं की आमदनी बढ़ जाती है। उसके बाद कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक भी अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चले रहे निर्माण के कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है कि जिससे वो अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरत की चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह कभी कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट की भी सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है। रामू के ऋषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। उसके बाद जैसे एक और कहानी दिया गया है कि जैसे अहमद की कहानी के हिसाब से समझाया गया है कि अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 अभी तक हमने किसान के रूप में देखा कि उसके किसान होते हुए भी जैसे वो खेती उती में काम करता है, रहते हुए भी उसे खाद्य की दृष्टि से वह असुरक्षित है। फिर हम एक अहमद की कहानी देखते हैं शहरी इलाकों के बारे में, जो वाहन चलाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी दरिया में आता है और वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने के होने वाले उसकी प्रतिदिन के आय पर निर्भर करता है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल में इतना ही कमा पाता है कि जिससे दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सके। और सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से के नीचे के लोगों
PDS कार्ड है वो मिला हुआ है और इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है और वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिससे दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे लोगों के लिए खुलती है और इस तरह अहमद अपनी इससे अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार की किसी तरह पालन पोषण कर रहा होता है। जहां वह अकेला कमाने वाला एक सदस्य है, अब पूरे उतने लंबे परिवार का वह पालन पोषण करता है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना की खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा में भी भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े जातियों के कुछ वर्ग, जिसमें इनमें से निचले जाति भी है, उनका या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग ही खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्रकृति का पदार्थ से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे जन्मजात बच्चों की भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्र जैसे कि आर्थिक रूप से पिछले राज्य जहां गरीबी अधिक है और आदिवासी और सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र में आदि के में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से का, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से का, और उसके बाद बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या भी है। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबों की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालीन और मौसमी आयात होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्र एवं या तो गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है और गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से उपलब्ध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि क्रियाओं के मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। अब इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में भी अक्षम रहता है। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद खदानों में आत्मनिर्भरता होना भारत का लक्ष्य रहा है। इसके बारे में देखें, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसका परिणति हरित क्रांति में हुई थी और विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015 से 2016 में है। और वर्ष 2015 से 2016 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। और वर्ष 2016 से 2017 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो
जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015 से 2016 में है। और दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि जो कि 15.75 और 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015 से 2016 में है। उसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में देखें। 70 के दशक में प्रारंभ में हरित क्रांति आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में जैसे खराब मौसम स्थिति के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित होगी। और इस व्यवस्था के दो घटक है, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। उसके बाद बफर स्टॉक क्या है, तो बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राय अनाज, गेहूं और चावल का भंडारण है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों में गेहूं और चावल खरीदता है, किसानों से खरीदा जाता है और किसानों को उनकी फसल के लिए फसल के लिए पहले से घोषित कर दी जाती है और इस मूल्य को न्यूनतम सामर्थ्य कीमत कहा जाता है। और इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। खरीदते हुए अनाज खाद्य भंडारण में रखे जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसी कमी आने वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है और इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने के में भी मदद करता है। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है इसके बारे में देखें तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से सामाजिक में गरीब वर्गों में वितरित करती है और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं यानी PDS कहते हैं। और अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं और राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडारण होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा यानी जैसे 25 किलोग्राम अनाज में 5 लीटर मिट्टी का तेल हो गया और 5 किलोग्राम चीनी आदि हो गया और वह निकटवर्तीय राशन की दुकान से खरीद सकते हैं। उसके बाद जैसे कि राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निर्धनता में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड होता है। दूसरा होता है कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड होता है और तीसरा है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए APL कार्ड होते हैं। उसके बाद भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति से पूर्व भारत खाद्य संकट के कारण 60 दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई और गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी लेकिन उससे और मजबूत कर दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी ICDS जो प्रयोगी के आधार पर 1975 में शुरू की गई थी और काम के बदले अनाज ये हैं FFW जो 1977 से 78 में प्रारंभ की गई। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी PHP चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है और इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर की भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है और अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबी की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान भी देता है। उसके बाद देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है।
तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित कर दिया गया और 1952 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी RPDS शुरू की गई और इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जो 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांतों को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS से प्रारंभ की गई और यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। और इसके अलावा वर्ष 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्य योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीबी और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित होता है और इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश जैसे यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि योजना का काम क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये प्रारंभ इसका वर्ष हुआ था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1992 तक और लक्षित समूह हुआ था सार्वजनिक। और उसके बाद निर्गम कीमत इसकी क्या थी, तो गेहूं 2.34 रुपये और उसके बाद चावल 2.89 रुपये। उसके बाद है दूसरा योजना है कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 1992 में आरंभ हुआ था। लक्षित समूह इसका पिछले ब्लॉक थे और उसके बाद अद्यतन मात्रा इसका 20 किलोमीटर खाद्यान्न था देना और निर्गम कीमत था इसका गेहूं 2.80 रुपया और चावल 3.77 रुपया था। उसके बाद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली था, इसको प्रारंभ 1997 से जैसे 1997 से 2000 से कार्यान्वित किया गया और लक्षित समूह था निर्धन और गैर निर्धन BPL और APL ये दोनों थे। और उसके बाद अद्यतन इसकी मात्रा थी 35 किलोग्राम खाद्यान्न महीना में देना था। उसके बाद निर्गम कीमत इसका था BPL लोग के जो BPL थे उनको गेहूं 4 रुपये 15 पैसा माने 4.15, चावल 5.65 और उसके बाद APL वाले लोग को गेहूं 6.10 रुपये था और चावल 8.30 पैसा था। उसके बाद अगला है कि अंत्योदय अन्य योजना जो है इसको वर्ष 2002 में आरंभ किया गया। उसके बाद लक्षित समूह इसका था निर्धनों से सबसे निर्धन जो लोग थे उनको ये उपलब्ध कराना था ये योजना। उसके बाद अद्यतन मात्रा इसके था 35 किलोमीटर मुखिया खाद्यान्न या महीनों में देना था। उसके बाद इसको गेहूं की कीमत था 2 रुपया, चावल की कीमत 3 रुपया है। और उसके बाद अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, 23 को 2013 में आरंभ किए गए। लक्षित समूह इसका योग्य परिवार था। उसके बाद अद्यतन मात्रा इसका 5 किलोमीटर प्रति व्यक्ति प्रति माह में देना था। उसके बाद हर एक व्यक्ति पर 5 किलो। उसके बाद अगला जैसे कि निर्गम कीमत इसकी क्या है, तो गेहूं 2 रुपया, चावल 3 रुपया, अनाज 1 रुपया था कि मैंने अभी भी है। उसके बाद इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली समूहों को अस्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की भर्ती में सार्वजनिक के प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी के व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान भी की गई है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस से भरे अन्य भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं भी हो रही है। उसके बाद FCI के भंडार अनाज से भरे हैं और कहीं अनाज सड़ रहा है तो कहीं कुछ स्थानों पर चूहे अनाज को खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख में जैसे केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसके मौजूदा मानदंडों के अंतर को भी दर्शाया गया है, जिसे हम अंतर कर सकते हैं।
यह है एक भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में इसको आरंभ किया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को युग परिवार में वर्णित किया गया। उसके बाद एक और आता है कि अगला योजना है अंत्योदय अन्य योजना। इसके बारे में देखें, अंत्योदय अन्य योजना दिसंबर वर्ष 2000 में शुरू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। अब संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना गया। उसके बाद 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक मात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल वर्ष 2000 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया। अब जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50 से 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए और इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई है। उसके बाद सहायकी यानी सब्सिडी, तो सहायकी वह भुगतान है यानी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादन को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। और सहायकी यानी सब्सिडी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखे हुए हैं उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 62.5 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक थी और फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजना के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहतर अवांछनीय है और यह बर्बाद भी है। उसके बाद विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में हास्य के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लगातार के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम सामर्थ्य कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर भी निर्भरता से विचार करना चाहिए। और उसके बाद वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादन जैसे राज्यों जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर डाले गए दबाव का नतीजा है। और इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्धि क्षेत्र जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिमी बंगाल में 2 मुख्य फसलों गेहूं और चावल तक ही सीमित है। न्यूनतम समर्थन की कीमत में वृद्धि में विशेषता खदानों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं अनाजों के लिए प्रेरित किया है। और जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है, धान की खेती के लिए सघन सिंचाई में पर्याप्त और जल स्तर में गिरावट आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गई है। न्यूनतम समर्थन की कीमत के बढ़ने से सरकार की खदानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। उसके बाद एफसीआई के बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और भी बढ़ा दिया गया है। उसके बाद एनएसएसओ नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004 से 2005 में घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011 से 2012 में नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम 2011 से 2012 में हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004 से 2005 और फिर 2010 से 2012 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हुई है और नगरीय भोजन में 60% बढ़ी है। उसके बाद पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004 से 2005 में से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दुगुना हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, उसके बाद दुकान कभी कभार खोलना जैसे अपचार है और
उपचार करते हैं और राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज पर पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता है और यह एक बड़ी समस्या साबित हो सकती है। और जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो SCI के गोदामों में अनाज विशाल स्टॉक जमा हो जाते हैं। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था जिससे चावल, गेहूं, चीनी और वस्तुओं का एक निश्चित कोटा था और ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। और आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों को श्रृंखलाएं देखते हैं, पहले यह नहीं थी। अब बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे जहां उनका कोटा निश्चित था और इसमें निम्न आय वर्ग के परिवार भी शामिल थे जिसकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले जैसे TPDS की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। उसके बाद APL परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही है जितनी की इन खुले बाजार में है और उसके बाद इसलिए राशन की दुकान पर इससे चीज़ों की खरीदने के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उसके बाद सरकारी समितियों के खाद्य सुरक्षा में भूमिका के बारे में देखें तो भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिम भागों में सहकारी समितियों में भी कुछ खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है और सहकारी समिति निर्धनता लोगों के खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाले दुकानें खोलती है। उदाहरण स्वरूप तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सरकारी सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जाती है। और दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ता को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण दरों पर दूध और सब्जी उपलब्ध कराने से तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादन में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है और इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और उनके उदाहरण भी है जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी ADS में विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता भी की है। और ADS गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षित और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं और अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ADS की कोशिश रंग ला रही है। और ADS अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और एक नए प्रकार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिलती है। सारांश के बारे में देखिए, किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके लिए सभी नागरिकों को पोषण भोजन उपलब्ध होता हो और सभी व्यक्ति के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के आधार पर खरीदने की समर्थ होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता है। निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का 12 वर्ग खाद्य और पोषण तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसम कार्यों में लगे अनियत श्रमिक है। देश के कुछ क्षेत्र में खाद्य के दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे कि आर्थिक रूप से पिछले राज्य में जहां बहुत अधिक गरीबी है उस जनजातीय वाले एवं दूरदराज क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती है। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयारी की है जिसके 2 घटक हैं, जैसे पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू की गई है जिसमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। इसमें से कुछ कार्यक्रम है और एकीकृत
बाल विकास सेवाएं और काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, उसके बाद अन्य भोजना है और आदि ये सब है। और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त उनके सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनें भी है जो इस दशा में तेजी से काम कर रही है।